डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन के कुछ और दो टाइप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, याद करो अब तक हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी के आधार पे कोलिजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था: इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जिसमें इलास्टिक वाले में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, पर इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ये हमने पढ़ा था। अब दो और टाइप के कोलिजन है डियर स्टूडेंट्स। एक को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन और दूसरे को हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। अब ये किस आधार पे हैं और इनका क्या डिफरेंस है इनके बीच में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सपोज यहाँ दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और ये इनिशियली u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये इनिशियली u2 वेलोसिटी से उधर मूव कर रही है। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, और अगर ये बड़ा है और वो छोटा है तो कुछ देर बाद ये जाके इसको ऐसा हिट कर देगा। तो जब ये उसको जाके हिट करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे ही दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो ये वाली बॉडी उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और वो बॉडी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर वहां जनरेट होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डियर स्टूडेंट्स इस कॉमन नॉर्मल के, ये जो टैंजेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये जो टैंजेंट ड्रॉ किया मैंने, उस टैंजेंट के परपेंडिकुलर है। ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो ये n है तो ये भी n होगा, और ये जो लाइन हमको नजर आ रही है, जिस लाइन के अलोंग ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसी लाइन को हम बोलते हैं LOC। LOC यानी डियर स्टूडेंट्स लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन, या इसका एक नाम और है LOI, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं। तो इसको हम बोलते हैं LOC। LOC यानी लाइन ऑफ कोलिजन बोलो, या LOI लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलो, बात दोनों एक ही है। लाइन ऑफ कोलिजन बोलो या लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलो, जिस लाइन के अलोंग इंपैक्ट हो रहा है यानी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, उसी को हम लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जिस लाइन के अलोंग ये बॉडीज मूव हो रही हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं LOM। अब यहां LOM क्या है? LOM है हमारा, कहलाता है लाइन ऑफ मोशन। LOM क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? लाइन ऑफ मोशन। तो LOC लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये दोनों एक ही चीज है, और दूसरा है लाइन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉडीज जब आपस में कोलाइड करेंगी तो यही लाइन तो हमारा लाइन ऑफ मोशन भी है ना। यानी जब हमारा लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन दोनों अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उस कोलिजन को हम कौन सा कोलिजन बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन ओवरलैप कर जाएं डियर स्टूडेंट्स, तो हम उस कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। इससे भी आसान तरीका समझने का क्या है कि दो बॉडीज इनिशियली जिस दिशा में जा रही थी, मतलब मान लो इसको फिलहाल मैं रेस्ट पे रखता हूं, ठीक है, तो इसको मैं रेस्ट पे रख रहा हूं और ये बॉडी ऐसे आ रही है, तो ये इनिशियली जिस दिशा में जा रही थी, टक्कर के बाद भी दोनों बॉडीज उसी दिशा में जाने लगी। यानी टक्कर के बाद दिशा बदली नहीं, इनिशियली जिस डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे थे, कोलिजन के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहे। या मान लो ऐसा आया, जिस लाइन के अलोंग ये दोनों मूव कर रहे थे उसी लाइन के अलोंग कोलिजन के बाद भी चले गए, जिस लाइन के अलोंग आ रहे थे कोलिजन के बाद भी उसी लाइन के अलोंग चले गए। यानी उनके जो लाइन ऑफ मोशन है, जिस लाइन के अलोंग वो आ रहे थे, लाइन ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं आया। जिस लाइन के अलोंग आए उसी लाइन के अलोंग चले गए, जिस लाइन के अलोंग आए उसी लाइन के अलोंग आगे बढ़ गए। तो इनकी लाइन ऑफ मोशन में कोई बदलाव
नहीं आया तो मतलब ये कोलिजन कैसा कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन अगर इम्पैक्ट के बाद, कोलिजन के बाद ये पहले किसी और लाइन के अलॉन्ग आ रहे थे और टक्कर के बाद किसी और लाइन के अलॉन्ग चले गए, किसी और लाइन के अलॉन्ग चले गए, किसी और लाइन के अलॉन्ग चले गए, मान लो ये ऐसे आ रहे थे, टक्कर के बाद वो उधर चला गया और ये इधर चला गया, तो पहले किसी और लाइन के अलॉन्ग आ रहे थे, बाद में किसी और लाइन के अलॉन्ग चले गए, तो वो कोलिजन कैसा कोलिजन कहलाएगा, ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे ओब्लिक कोलिजन के बारे में डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक बॉडी है इस तरह से और ये दूसरी बॉडी है इस तरह से, ठीक है, और ये बॉडी अपना इस तरह से आगे बढ़ रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या बोल रहा हूँ, u1, और ये जो बॉडी है ये अपना उधर जा रही है, इधर भी जा सकती है लेकिन मैं अभी समझने के लिए ये दो डायरेक्शंस ले रहा हूँ, तो दोनों अपना उधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, तो ये उसको जाके हिट करेगा। लेकिन इस बार इस वाले बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन है और इस वाली बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये है, तो इसको मैं बोल देता हूं ये LOM लाइन ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट बॉडी है और ये लाइन ऑफ मोशन फॉर द सेकेंड बॉडी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के वक्त एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ कोलिजन वो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा डिस्टेंस। तो ये एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, तो जब टक्कर हुई उनकी तो इस केस में इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन तो ये था और इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये था, तो दोनों के लाइन ऑफ मोशन कुछ ऐसे थे डियर स्टूडेंट्स, इनके लाइन ऑफ मोशन कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है, पर लाइन ऑफ कोलिजन कहाँ है, लाइन ऑफ कोलिजन कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो देखो, तो इनका जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट को परपेंडिकुलर, यानी दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दो डियर स्टूडेंट्स, तो इसी लाइन के अलोंग ये नॉर्मल लगाएगा और वो उस पर रिएक्शन लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारा, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग line of collision or also called as line of impact, and these two lines are representing what, ये जो दो लाइंस हमको नजर आ रही हैं ये पैरेलल लाइंस, तो ये है लाइन ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज लाइन ऑफ मोशन फॉर द सेकेंड बॉडी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन अलग अलग लाइन से वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये कोलिजन कैसा कोलिजन होगा, ओब्लिक कोलिजन। ऐसा समझो, ये ऐसा समझो कि ये बॉडीज इनिशियली जिस दिशा में आ रही थी, आफ्टर कोलिजन ये किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो समझो कि ये कोलिजन कैसा कोलिजन है, ये एक ओब्लिक कोलिजन है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? सी दिस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन ऑफ मोशंस is called as impact parameter. Here B is called as impact parameter. B is called as impact parameter. अब oblique collision के केस में तो impact parameter हमको नजर आ रहा है कि कुछ तो वैल्यू है impact parameter की, लेकिन अगर collision head on हो तो head on collision में impact parameter क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हाँ, हेड ऑन कोलिजन में हम देख रहे हैं कि इसका लाइन ऑफ मोशन, यानी अगर इसको मैं बोलूं LOM1, इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये है, और इसको अगर मैं बोलूं LOM2 क्योंकि इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये है, हम देख रहे हैं दोनों का लाइन ऑफ मोशन एक ही लाइन के अलॉन्ग, मतलब ये दोनों लाइन ऑफ मोशन एक ही लाइन के अलॉन्ग आ गए हैं यहाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है, यहाँ पर जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर in case of head-on collision is nothing but 0, और oblique collision के केस में हमारा impact पैरामीटर क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि oblique collision के केस में जो हमारा impact पैरामीटर है, this must be greater than 0 and less than R1 plus R2, greater than 0 and लेस देन R1 प्लस R2। अभी ये R1 प्लस R2 कहां से आ गया? तो R1 R2 आर द रेडियाई। तो देखो इस वाले
बॉडी के लिए जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो मैं r1 बोल रहा हूँ, और इस वाले स्फीयर का जो रेडियस है उसको मैं r2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि अगर दो बॉडीज इस तरह से टच करें एक दूसरे को, तो यहां पर इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, ये r1 है, ये r2 है, तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर b है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, r1 प्लस r2 के इक्वल हो जाएगा। पर उस केस में वो जस्ट ब्रश करते हुए निकल जाएंगी। ठीक है डिस्टेंस, तो हमको b क्या चाहिए, b r1 प्लस r2 से, देखो इस केस में ये जो दूरी है ये r1 प्लस r2 से थोड़ा कम है, तब जाके यहाँ पे कौन सा कोलिजन हुआ है, ओब्लिक कोलिजन हुआ है। यानी घुमा फिरा के हम ये बोल सकते हैं कि ओब्लिक कोलिजन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 और r1 प्लस r2 के बीच में कुछ तो भी होना चाहिए, और हेड ऑन कोलिजन में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों बॉडीज का लाइन ऑफ मोशन एक ही लाइन के अलॉन्ग है, पर यहाँ दोनों बॉडीज का लाइन ऑफ मोशन अलग अलग लाइन के अलॉन्ग है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन कोइंसाइड कर रहे हैं, और यहाँ लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑन कोलिजन एंड ओब्लिक कोलिजन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे डिस्टेंस, पहले आप यहां तो कॉपी कर लें, फिर हम कुछ और बातें करेंगे। ओके, तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स अभी देख रहे हैं। मान लो हेड ऑन कोलिजन का हमको एक और एग्जाम्पल चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज ये ग्राउंड है और एक बॉडी को हमने यहां पर से रिलीज किया। ठीक है, जब बॉडी को रिलीज किया ये बॉडी नीचे आने लगेगी, यानी इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, सो दिस लाइन विल बी द लाइन ऑफ मोशन फॉर दिस बॉडी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं LOM, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि वो इसी लाइन के अलोंग नीचे मूव करते हुए आ रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग। अब क्या होगा कि व्हेन दिस बॉडी विल टच द ग्राउंड, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे। ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगाएगा, और वो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगाएगा। तो ये लाइन जो है, यही लाइन हमारी अब कौन सी लाइन बन गई है, यही लाइन अब हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलो या लाइन ऑफ कोलिजन बोलो। यानी हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही लाइन के अलॉन्ग कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी ये कोलिजन कैसा कोलिजन हो जाएगा, अगेन हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ओब्लिक का एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम केसेस। तो सपोज इस तरह से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो सपोज डिस्टेंस ये एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉडी को हमने इस तरह से रिलीज किया। ठीक है, तो ये बॉडी इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे नीचे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरह से है नीचे की तरफ। तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसका लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, now when this body will hit the inclined plane, what will happen, when this body will hit the inclined plane, the condition will be something like this। तो ये ऐसा आके इसको हिट करेगी, तो जब हिट करेगी तो ये इंक्लाइन प्लेन, ये इसका सेंटर है, इस पे नॉर्मल कैसा लगाएगा, ऐसा लगाएगा, और वो इस पे नॉर्मल ऐसा लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गए, यानी ये जो लाइन है ये लाइन हमारी बन जाएगी लाइन ऑफ कोलिजन। तो हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग लाइन के अलॉन्ग हैं, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। मतलब ये कोलिजन कैसा हो गया, ये ओब्लिक कोलिजन हो गया। जाहिर सी बात, ये बॉडी आ रही थी एक अलग लाइन के अलॉन्ग, जाएगी एक अलग लाइन के अलॉन्ग, है ना। पर ये आ रही थी जिस लाइन के अलॉन्ग, टक्कर खा के वापस भी उसी लाइन के अलॉन्ग जाएगी। तो ये हो गया हमारा हेड ऑन कोलिजन और ये हो गया हमारा ओब्लिक कोलिजन। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था, हेड ऑन कोलिजन जो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी ये जो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ये आपस में जो कोलिजन है ये इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ये दोनों मटेरियल्स कैसे हैं, तो इनके बीच के स्मॉल ई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यानी ये हेड ऑन इलास्टिक, हेड ऑन इनइलास्टिक एंड हेड ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं, जिसके बारे में अब तक हम पढ़ते आ रहे थे। अब तक हमने जितने कोलिजन पढ़े हैं, जितने एग्जांपल्स क्वेश्चंस लिए हैं, सब हेड ऑन के ही टाइप्स थे, सब हेड ऑन के ही टाइप्स थे। सिमिलरली ओब्लिक में भी 3 टाइप्स हो सकते हैं, ओब्लिक इलास्टिक, ओब्लिक इनइलास्टिक एंड ओब्लिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यानी ये जो 2 बॉडीज हैं जो आपस में ओब्लिक कोलिजन कर रही हैं, इनका मटेरियल पर डिपेंड करता है कि स्मॉल ई की वैल्यू कैसी होगी,
फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मटेरियल वी नो दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई मे डिफर, और उसी बेसिस पे हम तय कर पाएंगे कि ये कोलिजन कैसा वाला कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई कि तो ओब्लिक में भी इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकते हैं, और हेड ऑन में भी इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें देखिए। सपोज ये दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है और इस वाली बॉडी का मास m2 है। अब इस वाली बॉडी ने जाके उसको हिट किया, तो ये कोलिजन जाहिर सी बात है कैसा कोलिजन हमको दिख रहा है, ये कोलिजन एक ओब्लिक कोलिजन है। तो ये जो कंडीशन है ये बिफोर कोलिजन है, और कोलिजन के बाद ये जो m1 मास वाली बॉडी है, ये m1 मास वाली बॉडी, तो ये m1 मास वाली बॉडी उधर चली गई, और कोलिजन के बाद ये जो बड़ी वाली बॉडी है m2 मास वाली, ये m2 मास वाली बॉडी उधर चली गई। ठीक है, तो दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टक्कर के बाद दोनों ऐसे चले गए। ठीक है, तो मान लो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, और आफ्टर कोलिजन इसकी v1 हो गई है और इसकी v2 हो गई है। दोनों ही बॉडीज की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी एक्स एक्सिस के साथ या अपने वेलोसिटीज के इनिशियल डायरेक्शन के साथ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाई, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। अब ऐसे केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें तो पता है कि कोलिजन चाहे हेड ऑन हो चाहे ओब्लिक हो, चाहे ओब्लिक के तीनों टाइप हो चाहे हेड ऑन के तीनों टाइप हो, इन सभी कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, नंबर 1, एंड नंबर 2, स्मॉल ई इज इक्वल टू वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच, जो न्यूटन का फॉर्मूला है वो भी इन सभी कोलिजन्स में एप्लीकेबल है। यानी इन सभी कोलिजन्स में न्यूटन का फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, और इन सभी कोलिजन्स में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक हेड ऑन वाला हो चाहे वो इलास्टिक ओब्लिक वाला हो, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आती है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाला। तो इसमें हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, लेकिन बाकी सब में 2-2 इक्वेशंस मिलेंगे, एक न्यूटन फार्मूला, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ओब्लिक कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 मेथड है मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने के लिए, या तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लगा लें, और या नहीं तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन अलग से लगाएं और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन अलग से लगाएं। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, तो पहले तो मैं रिजॉल्व कर ले रहा हूं फाइनल वेलोसिटीज को। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी इसकी है v1 है, इसको मैं 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है वो हो जाएगा v1 cos थीटा, और जो इसका y कंपोनेंट है वो हो जाएगा v1 sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये वाले बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके भी 2 कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व करेंगे, और वो एंगल फाई है, तो फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ये भी जो है फाई हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट वो हो जाएगा v2 cos फाई, और जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा v2 sin फाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। और अब हम फाइनली मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस पहले हम लिख रहे हैं इक्वेशन। तो हम बोलेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हम मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं प्योरली। तो आप देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि दोनों बॉडीज इनिशियली एक्स के ही अलोंग मूव कर रही हैं, तो ये मैं m1 u1 प्लस m2 u2 लिख सकता हूं। और आफ्टर कोलिजन जो है फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तो हमको इसका मास और इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इसका मास और इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं लिख रहा हूँ m1 इंटू v1 cos थीटा प्लस m2 इंटू v2 cos फाई। सेकेंड वाली बॉडी के लिए एंगल फाई है, तो m2 इंटू v2 cos फाई।
तो इस तरह से हम मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हमने लिख दिया। अलोंग विच एक्सिस? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली we will apply momentum conservation along y-axis. Now let's see how we can write the equation of momentum conservation along y-axis. So I'm writing like this: along y-axis, तो मैं ऐसा लिखूंगा total initial momentum of the system along the y-axis is equal to total final momentum of the system after collision along y-axis. ठीक है? And after this what I can write is, तो y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जीरो। ये जीरो क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि दोनों ही बॉडीज इनिशियली प्योरली किसके अलॉन्ग मूव कर रही हैं? एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही हैं, तो दोनों बॉडी का कोई भी मोमेंटम का कंपोनेंट y के अलॉन्ग नहीं होगा, तो इसीलिए 0 + 0 गिव्स यू 0। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग द y एक्सिस इज 0। अब टोटल फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग द y एक्सिस क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। तो इस वाली बॉडी के लिए, क्योंकि इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर की दिशा में है, तो वो पॉजिटिव ले लेंगे, तो प्लस m1 v1 sin थीटा, यानी प्लस m1 v1 sin थीटा, है ना, दिस प्लस मोमेंटम ऐड कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? m2 v2 sin phi। लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे की दिशा में है, तो इसीलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस m2 इंटू v2 sin phi। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और हम चाहें तो इसको इधर भी ला के लिख सकते हैं। तो एनीवेज मैं इसको बस एक स्टेप और लिख देता हूँ। 0 = m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin phi। तो हम अल्टीमेटली ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये कहां से आया? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वहां से आया। ये कहां से आया? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वहां से आ गया। तो देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से ओब्लिक कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। मैं वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा आपको, वेक्टर फॉर्म में कैसे लगाना है वो भी आपको बताऊंगा, पर पहले आप फिलहाल यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। प्लीज कॉपी ना। तो डियर स्टूडेंट्स उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के एक इक्वेशन निकाला, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हमने दूसरा इक्वेशन निकाला। तो ये एक मेथड हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का, और एक दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इक्वेशंस। वो कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये पूरा जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वो वेक्टर फॉर्म में लिखो, और पूरे सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है वो भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो यहाँ एक्स और वाई एक्सिस के लिए अलग अलग से रिजॉल्व करके लगाने की जरूरत नहीं, पर यहाँ इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने किसका मोमेंटम लिखा है? ये पहले वाली बॉडी का मोमेंटम है वेक्टर फॉर्म में, और ये दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम है वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि दोनों बॉडीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही इनिशियली मूव कर रही हैं, इसीलिए दोनों के लिए मैंने प्लस आई कैप का इस्तेमाल किया है। अब हम चाहें तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आई कैप के टर्म्स में है, तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। मान लो 2 आई कैप + 3 आई कैप, 5 आई कैप हो जाएगा, है ना। तो ये एक चीज हो गई। तो ये पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो गया वेक्टर फॉर्म में, और अब हम देख रहे हैं पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं? तो इस वाली बॉडी का टोटल मोमेंटम प्लस इस वाली बॉडी का टोटल मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ, इसके वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और दोनों भी पॉजिटिव है, तो इसके लिए प्लस आई और इसके लिए प्लस जे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ m1 v1 cos थीटा, ये एक्चुअली इसके मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है, ये फाइनल मोमेंटम का ना एक्स कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट। तो m1 v1 cos थीटा आई कैप प्लस m1 v1 sin थीटा, ये वाई कंपोनेंट है एक्चुअली, तो इसको मैं लिख रहा हूँ m1 v1 sin थीटा जे कैप। तो ये जे का साइन पॉजिटिव है और आई का साइन भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स उसके मोमेंटम के, इस वाली बॉडी के फाइनल मोमेंटम के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है ना। तो जैसे कि हम ऐसा लिखते हैं ना कि अगर मान लो मोमेंटम है किसी बॉडी का, तो हम उसको लिखते हैं px आई कैप प्लस py जे कैप। तो ये उसके x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये उसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और i j ये जो है हमको डायरेक्शंस बताते हैं। तो वही मैंने लिखा है, ये पहली वाली बॉडी के लिए होगी, और ये दूसरी वाली बॉडी के लिए हम लिख रहे हैं। तो दूसरी वाली बॉडी के लिए हम क्या लिख रहे हैं? m2 v2 cos phi आई कैप। तो यहाँ आई कैप का साइन पॉजिटिव, ठीक है,
लेकिन जे कैप वाला साइन नेगेटिव है, ऐसा क्यों? यहाँ देख लो, तो इस बॉडी का भी जो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए मैंने क्या यूज किया? माइनस जे कैप। तो ये पूरे सेकंड बॉडी का जो है फाइनल मोमेंटम और ये फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, और दोनों को ऐड कर दो तो ये पूरे सिस्टम का जो है फाइनल मोमेंटम मिल गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद आई वालों को ऐड कर लो, जे वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो कर लो, और फिर इधर भी आई वालों को ऐड कर लो। फिर इधर के आई के कोएफिशिएंट को इधर के आई के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर सकते हैं, और इधर के वाई के कोएफिशिएंट को इधर के वाई के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ वाई का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं +0 जे कैप। यहाँ जे कैप का कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ जे कैप ऐड करके जो भी आएगा उसको, तो हम दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म आ जाएगा। और सिमिलरली अगर x वाले यानी i के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो वो यही आ जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो देखो i वाले कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे LHS RHS में तो तुमको ये मिलेगा, और j वाले कोएफिशिएंट्स को अगर तुम इक्वेट करोगे LHS और RHS में तो तुमको ये मिलेगा। तो घुमा फिरा के बात वही हो जा रही है, घुमा फिरा के बात वही हो जा रही है। अब आपको जो इजी लगे डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैं मानता हूँ, तो मेरे ख्याल से पर्सनली ये मेथड ज़्यादा इजी है। आप आराम से जो है दोनों बॉडी के जो मोमेंटम है उसको आप पहले रिजॉल्व कर लीजिए, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लीजिए एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लें और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग से मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लें। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और डियर से एक स्पेशल केस है ओब्लिक कोलिजन का जो हमको जानना ज़रूरी है। कभी कभार MCQs में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। तो पहले एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो रिजल्ट हम डिराइव कर लेते हैं, फिर मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। वैसे तो डायरेक्टली आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, पर छोटा सा एक डेरिवेशन है तो मैं बता देता हूँ। तो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन का, यानी ये वाला केस है इलास्टिक और ओब्लिक हो, मतलब ये कोलिजन ओब्लिक हो और यहाँ पर ये इलास्टिक हो। इलास्टिक मतलब स्मॉल ई की वैल्यू क्या हो यहाँ पर आपस में 1। तो ये वाला केस है। सिर्फ यहाँ पे करना क्या है कि दोनों बॉडी का मास सेम मान रहे हैं, यानी दो बॉडी जिनका कोलिजन हो रहा है उनका मास सेम मान रहे हैं, और जो सेकंड बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं, यानी जो सेकंड बॉडी है ये इनिशियली रेस्ट पे है और ये आके उसको हिट कर रहा है, तो ये इनिशियली रेस्ट पे और ये आके उसको हिट कर रहा है ना। ये कैरम बोर्ड आपने खेला नहीं? कैरम बोर्ड में ऐसा ही होता है कि एक जो बॉडी होती है वो ऑलरेडी रेस्ट पे होती है और दूसरी बॉडी उसको जाके हिट करती है ना, तो वही चीज हो रही है। अब बस यहाँ पे क्या है कि मासेस भी सबके सेम ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आओ देखो क्या क्या इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये दो इक्वेशंस तो लिख ही सकते हैं, बस इन इक्वेशंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो क्योंकि u2 0 है, तो u2 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u2 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और मास क्योंकि सभी का सेम है तो यहाँ से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, मास कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या इक्वेशन बनेगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो ये बन जाएगा u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन देखते हैं डिस्टेंस, फिर से हमको u2 को 0 करना है और मासेस को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर u2 का तो कोई टर्म ही नहीं है, इस वाले इक्वेशन में u2 का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ मासेस को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम मासेस को इक्वेट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू mv1 साइन थीटा माइनस mv2 साइन फाई, और हम चाहें तो ये जो नेगेटिव टर्म है इसको उधर भेज सकते हैं, तो नेगेटिव टर्म उधर जाएगा तो ये हो जाएगा mv2 साइन फाई इज इक्वल टू mv1 साइन थीटा। और अब क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ से मास को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला टर्म इधर आके पॉजिटिव हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो गया है, ये हो गया है v2 साइन फाई इज इक्वल टू v1 साइन थीटा, ठीक है। तो एक टर्म ये भी हमारा आ गया, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद एक तीसरा इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हम तीसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है, भले वो ओब्लिक हो लेकिन है तो इलास्टिक, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। तो उससे हम एक इक्वेशन और ला सकते हैं, और वो होगा हाफ टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो ये होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। तो ये पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक है जी, ये पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक है जी, और ये कांस्टेंट। अब क्योंकि हमने मास को सेम माना हुआ है यहाँ पे, तो हम मास को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, हाफ भी कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। u2 0 है तो ये पूरा टर्म वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बचा डिस्टेंस, यहाँ बचेगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन 3 इक्वेशन से एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट हम डिराइव करने वाले हैं। वो रिजल्ट क्या है, लेट्स सी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हुए, और हमने ये पहला इक्वेशन निकाला, दूसरा इक्वेशन निकाला, ये तीसरा इक्वेशन निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहला इक्वेशन और ये जो दूसरा इक्वेशन है, दोनों को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर रहे हैं। तो जब ये पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, LHS में u1 स्क्वायर जो मैंने यहाँ लिखा है, और RHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। और उसके बाद हम दूसरे वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसके LHS में क्या हो जाएगा, उसके LHS में 0 स्क्वायर हो जाएगा, और RHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये RHS भी ऐड हुआ और LHS भी ऐड हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये देखो, ये दोनों इक्वेशन से अगर मैं v1 स्क्वायर कॉमन निकालूं तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो सिंपली हो जाएगा v1 स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं इस वाले इक्वेशन को अगर देखूं और इस वाले इक्वेशन को देखूं, तो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं v2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो अंदर साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 फिर से 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस v2 स्क्वायर। उसके बाद कौन बचा, ये दोनों टर्म्स बचे। तो इन दोनों टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में अगर हम 2v1 v2 बाहर निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस 2v1 v2, और ये अंदर में हो जाएगा डिस्टेंस इस तरह से cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो ये cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का cos ए प्लस बी का। cos ए प्लस बी क्या होता है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो ये cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और इधर हमारा कौन है, u1 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके क्या मिला, u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2v1 v2, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई। तो अल्टीमेटली ये हमारा इक्वेशन हमको मिला। कैसे मिला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करने से हमको ये मिला। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं दोनों सेम है, बस एक ही टर्म यहाँ पर नहीं है। कौन सा टर्म नहीं है, ये वाला टर्म। ये वाला टर्म वहां नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब तो वहीं से काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से ही तो आया है। तो ये सारे इक्वेशन वैलिड है ना, ये इक्वेशन भी वैलिड है। तो अब इसको और इसको 3 और 4 को कंपेयर करने से हमको पता चलेगा कि थीटा प्लस पाई क्या होना चाहिए। कंपेयरिंग 3 and 4, व्हाट वी कैन से इज थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 होगा थीटा प्लस फाई, तभी तो cos 90 0 होगा, और ये पूरा टर्म फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सच दैट दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो इनको कंपेयर करने से हमको पता चला कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए। थीटा प्लस फाई, इसको ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। यहाँ हमको दिख रहा है थीटा प्लस फाई, यानी दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज के बीच का जो टोटल एंगल है थीटा प्लस फाई, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। पता ये चला कि जब दोनों बॉडीज का मास सेम हो और वहां पे ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है सच दैट दूसरे बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी हो 0 है, तो उस केस में, इस स्पेशल केस में डियर स्टूडेंट्स, इस खास स्पेशल केस में जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, दोनों के बीच में ओब्लिक कोलिजन हुआ, तो बताइए दोनों की फाइनल वेलोसिटीज के बीच का जो टोटल एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे गेस्ट्स। तो हमको सीधा किस ऑप्शन को टिक करना है, 90 डिग्री वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो आपको बात समझ में आ गई है। तो बस इस स्पेशल कंडीशन को याद रखो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वो एंगल पूछते हैं। आप डायरेक्टली एंगल पूछा है तो आप डायरेक्टली एंगल बता देंगे, अगर एंगल बोल के कंडीशन पूछिए तो कंडीशन बता देंगे कि ऐसा ऐसा कोलिजन था
तो बताइए कि मासेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा? तो बता सकते हो कि अगर या तो यहाँ से ये पूछेंगे या यहाँ से वो पूछेंगे, तो यहाँ से वो पूछें या वहां से ये पूछें, आप आराम से अब इसको बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये आप कॉपी डाउन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ये क्वेश्चन एक देख रहे हैं ओब्लिक कोलिजन के ऊपर। ओब्लिक कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखते हैं। तो उसने बोला एक बॉडी इस तरह से आ रही है, इस बॉडी का मास 100 ग्राम दिया है और ये कितने स्पीड से आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। और इस स्पीड से इसने इस दीवार को ऐसा हिट किया, इस वॉल को हिट किया और हिट करने के बाद ऐसे चली गई। ठीक है, तो उसने बोला कि ये हिट करके चली गई है और ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है उसने बोला है। क्योंकि स्मॉल ई की कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि हम मान लेंगे कि वो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। अब उसने बोला है कि ये जब ये बॉल ने जब इस वॉल को हिट किया तो कांटेक्ट टाइम कितना था, इतने सेकंड के लिए वो कांटेक्ट में रहा, फिर चला गया। कांटेक्ट कितने देर के लिए हुआ, इतने कम सेकंड के लिए कांटेक्ट हुआ और फिर वो उधर चला गया। ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है और वो एंगल भी 60 दिया हुआ है, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। और पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द मास, यानी इस वॉल ने उस मास के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई किया। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि फोर्स की डेफिनेशन हमको पता है। फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। और ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है हमें पता है, मतलब ये हमें पता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल और इनिशियल मोमेंटम चाहिए। और हम चाहें तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को हम वेक्टर फॉर्म में भी पुटअप कर सकते हैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो लेट्स सी हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि वेलोसिटी को रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट में। ठीक है, तो रेफरेंस इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो वो एंगल 60 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यू कॉस 60 और इसको मैं लिख रहा हूँ यू साइन 60। ठीक है, ओके जी। अब क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब अगर ये वाली स्पीड 5 है तो ये वाली फाइनल स्पीड भी क्या होगी, ये भी 5 होगी। यहाँ भी इसको भी हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया वाई कंपोनेंट और ये हमारा हो गया ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हम ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम क्या बोल पाएंगे, उसको हम बोल पाएंगे देखो इसको मैंने u cos 60 बोला है तो इसको भी u cos 60 बोल दूं, क्योंकि दोनों स्पीड तो ये भी 5 और ये भी 5 ही है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ u cos 60 और इसको मैं बोल रहा हूँ u sin 60। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं मैंने। अब चलो वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में मैं डेल्टा पी निकालना चाहता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जब मैं निकालूंगा इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं बोलूंगा फाइनल मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम। तो ये जो भी मास है हमारा, ये मास इस तरह से जा रहा है ऐसा, तो इसका जो मोमेंटम है, देखो मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव है और वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस एम यू साइन 60 जे कैप। तो ये जो है ये हो जाएगा जे कैप, सॉरी आई कैप। तो ये जो माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है, ये इस वाले कंपोनेंट की दिशा बता रहे हैं, प्लस एम यू कॉस 60, एम यू कॉस 60 जे कैप। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम। उसमें वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है और एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है। ये पूरा का पूरा फाइनल मोमेंटम इस वाले मास के लिए हुआ और इस वाले ये पूरा फाइनल मोमेंटम हो गया इस वाले, मतलब ये वही चीज है, मतलब आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन यानी इसका मोमेंटम हमको लिखना पड़ेगा, माइनस दे के लिखेंगे। तो ये माइनस लिखा मैंने। और बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में, जिससे एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो एम यू साइन 60, एम यू साइन 60 आई कैप प्लस एम यू कॉस 60, एम यू कॉस 60 जे कैप। ठीक है डिस्टेंस, तो बस अब हमारा काम हो गया है, माइनस साइन को अंदर भेजेंगे हम। तो ये देखो ये माइनस एम यू साइन 60 आई कैप है और ये माइनस एम यू साइन 60 आई कैप है।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2mu sin 60 आई कैप। ये आई वाले को मैंने ऐड किया। और अब हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाएगा तो उसको नेगेटिव बना देगा, और ये पॉजिटिव है तो ये टर्म और ये टर्म एक्चुअली कैंसल आउट हो जाएगा, तो +0, तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली डेल्टा पी हमारा क्या आ गया, डेल्टा पी आ गया -2mu sin 60 आई कैप। यहाँ वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद ये क्या बनेगा, लेट्स सी। -2, मास इज 100 ग्राम, तो 100/1000 कर दो, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, इनटू u, व्हाट इज u, u इज 5 मीटर पर सेकेंड, इनटू sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सब कुछ रख दिया मैंने, और यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई कैप दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया हमने। अब लेट्स सॉल्व इट। तो ये 5 2 10, तो ये 1 0 चला गया, और ये 2 0 और ये 2 0 भी चला गया। तो अल्टीमेटली क्या बचा, √3/2। यानी देयरफॉर डेल्टा पी अभी आया है हमारा। तो डेल्टा पी वेक्टर फॉर्म में क्या आया, -√3/2 आई कैप। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा पी आ गया वेक्टर फॉर्म में। पर निकालना क्या है, निकालना तो फोर्स है, फोर्स निकालना है हमें, फोर्स निकालना है। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू -√3/2 आई कैप, तो -√3/2 आई कैप अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट, 2 × 10⁻³ इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -√3/4 × 10⁻³ आई कैप। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम रेशंस। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3/4 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन। ये हमारा आ गया डियर स्टूडेंट्स, हमारा कौन आ गया, हमारा फोर्स आ गया है, हमारा फोर्स आ गया है डियर स्टूडेंट्स। फोर्स न्यूटन में आ गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। और इस मैग्नीट्यूड को हम थोड़ा अलग से भी लिख सकते हैं इस तरह से। अगर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं √3 × 1000/4। और हमको पता है 4 250 है, तो ये एक्चुअली 250 √3 न्यूटन है। ये एक्चुअली उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर फोर्स के डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस आई कैप यानी इधर, यानी जो वॉल है ये उस बॉल के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द मास। तो मास का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, उस मास का मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, वही बताएगा कि उस मास के ऊपर फोर्स इधर लगा। तो इस मास के ऊपर फोर्स इधर लगा माइनस आई कैप की दिशा में। और वो तो हमें पता ही है ना, वो तो लगना ही था। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बॉल आके हिट करता है तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आते ही एक कॉमन नॉर्मल ऐसा लगता है ना, मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इस तरह से लगते हैं ना डिस्टेंस। तो एक्चुअली ये बॉल दीवार के ऊपर फोर्स उधर लगाएगा और ये दीवार बॉल के ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। तो इधर तो आना ही था ना, वो माइनस आई कैप तो आना ही था। ये वो फोर्स है जो दीवार लगा रहा है बॉल के ऊपर, है ना। अगर पूछता बॉल दीवार के ऊपर कितना लगा रहा है तो इसी का प्लस कर दो, इसका प्लस कर दो, तो वो फोर्स रहेगा जो बॉल दीवार के ऊपर लगा रहा है, और दीवार बॉल के ऊपर माइनस में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली एक और बात, ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसके मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को देखो, मोमेंटम के वाई कंपोनेंट को देखो। मोमेंटम के वाई कंपोनेंट में कोई बदलाव आ रहा है क्या, नहीं, ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना ही दिशा बदल रही है। यहाँ भी mu cos 60, बस यहाँ मास मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट हो जाएगा इनिशियल। तो ये भी mu cos 60, ये भी mu cos 60, दिशा भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम। यानी मोमेंटम का, इस बॉडी के मोमेंटम का वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसके मोमेंटम का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चेंज हो रहा है। वो भी कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक था। क्योंकि ये कोलिजन कैसा है, ये एक इलास्टिक कोलिजन था डियर स्टूडेंट्स। तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, जितने काइनेटिक एनर्जी से आया था उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से ये चला गया। इसके एक्स कंपोनेंट को देखो, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ पे mu sin 60 और ये भी mu sin 60 है। एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एक्स कंपोनेंट की दिशा बदल गई। सिर्फ दिशा भी बदल जाने से मोमेंटम बदल जाता है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बदल गई, यानी कि मोमेंटम इज चेंजिंग ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि याद रखना कि इंपल्सिव फोर्स जिस दिशा में लगता है
मोमेंटम उसी दिशा के अलोंग चेंज होता है, बाकी किसी उसके परपेंडिकुलर दिशा में मोमेंटम का कोई चेंज नहीं होता। यानी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इंपल्सिव फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसीलिए मोमेंटम भी का कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, एक्स कंपोनेंट चेंज हुआ, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि इंपल्सिव फोर्स जिस लाइन के अलोंग लगेगा, यानी ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो इंपल्सिव फोर्स जिस लाइन के अलोंग लगेगा, मोमेंटम उसी लाइन के अलोंग चेंज होगा, यानी वही कंपोनेंट मोमेंटम का चेंज होगा। मोमेंटम को और कोई कंपोनेंट चेंज, यानी वाई वाला कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसी आधार पे हम एक और सवाल सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक कॉपी कर लें।